Hello everyone, welcome all of you on your own channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज की क्लास में हम लोग डायमेंशंस का यूज क्या है, क्या कहाँ कहाँ हम उसको यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग कल वाला वीडियो देखे होंगे और कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से सॉल्व किए होंगे, या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो थी उनके डायमेंशंस आप लोग निकाले होंगे। अगर नहीं निकाला है तो सबसे पहले उसको निकालना सीख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम उन डायमेंशंस का यूज कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशंस का यूज पढ़ने से पहले हम कुछ वेरिएबल्स और कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो जिनकी डायमेंशंस होती हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं, कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं, लेकिन कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कौन कौन से क्या कहते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। तो पहला है आपका, पहले लिख देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कैसे कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो जिनकी कुछ डायमेंशंस होती है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। पहला है आपका डायमेंशनल वेरिएबल्स और दूसरा होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। थर्ड है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। और फोर्थ है आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक है। तो चार टाइप के क्या कहते हैं क्वांटिटीज होती है, चार टाइप की क्वांटिटीज होती है। जैसे हमने पहले बात करी आपकी डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पासेस डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कुछ डायमेंशन होती है और वो वेरिएबल वैल्यूज कंटेन करते हैं, उनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे आपका क्या है, फॉर एग्जांपल आपका एरिया हो गया, एरिया की डायमेंशन होती है L²। आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आपका फोर्स हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया। ये आपके डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। कहने का मतलब इनकी डायमेंशंस होती हैं और ये क्या है, वेरिएबल्स, मतलब कि टाइम टू टाइम इनकी वैल्यूज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपके क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है बट वो वेरिएबल वैल्यूज कंटेन करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव वेरिएबल वैल्यूज बट आर डायमेंशनलेस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डायमेंशनलेस होती हैं और वैल्यूज उनकी क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल बताया था आपको प्लेन एंगल, इसके एग्जांपल्स क्या है आपके, प्लेन एंगल,
आप सिंपली एंगल भी बोल सकते हो, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठीक है, स्ट्रेन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। आई बात समझ में। तीसरी क्वांटिटी कौन सी है, तीसरी क्वांटिटी है आपकी डायमेंशनल कांस्टेंट्स, द फिजिकल क्वांटिटीज which have constant value what are dimension what have dimensions, those physical quantities which passes dimensions what have constant value, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कांस्टेंट वैल्यू कंटेन करती है लेकिन फिर भी उनकी डायमेंशंस होती है। जैसे कल हमने आपको निकाल के बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, कल हमने बताया था आपका। साइलेंट नॉट परमिटिविटी है, परमिबिलिटी है, इन सब की कुछ डायमेंशंस होती हैं लेकिन वैल्यूज इनकी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज या ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। द क्वांटिटीज व्हिच passes dimensions but have constant value are known as dimensional constant। ऐसे क्वांटिटीज जो कांस्टेंट वैल्यू कंटेन करते हैं और कुछ डायमेंशंस भी कंटेन करते हैं उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अगला क्या है आपका, जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिख दिया आपका डायमेंशनल कांस्टेंट का, कैपिटल जी हो गया, साइलेंट नॉट हो गया या म्यू नॉट हो गया, ये सारी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज कंटेन करते हैं और इनकी कुछ डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। ये आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर के लिए, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर के लिए है, ठीक है। इन सब की फिक्स्ड वैल्यूज होती है और इनकी डायमेंशंस भी निकलती है, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोग क्या कहते हैं, अवेयर हो, लेकिन अभी इन सब चीज़ों के बारे में आप अवेयर नहीं हो, जिसको आप लोग 12th में पढ़ोगे, और इनकी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है, ठीक है। ये आपके डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू तो फिक्स्ड होती है लेकिन उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, उनको हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल पाई। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 4 टाइप की हमने क्वांटिटीज बताई, एक डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा डायमेंशनलेस वेरिएबल, तीसरा डायमेंशनल कांस्टेंट और चौथा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आई थिंक आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो कुछ बुक में 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है, कुछ बुक में 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है, तो हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करके ही करेंगे। तो जो पहला सिस्टम है आपका, पहला क्या कहता है कि टू कन्वर्ट अ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशंस का यूज किया था। पहला क्या हमने बताया, टू कन्वर्ट, पहला एप्लीकेशन टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। पहला यूज क्या हो गया आपका, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में इसका यूज किया जाता है। जो दूसरा एप्लीकेशन है इसका, टू चेक द करेक्टनेस to check the correctness of a physical relation। कहने का मतलब ये है, कोई आपके पास इक्वेशन है, उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। थर्ड है आपका टू derive the relation
बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, जो आप लोग डेरिवेशन बोलते हो कि इक्वेशन के डेरिवेशंस के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशंस का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो एक एक लेक्चर हम लोग एक एक यूज पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी यूनिट को कन्वर्ट करना है तो डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आज हम आप लोगों को बताते हैं। एक दो हम कन्वर्ट करके बताते हैं और कुछ आप लोग घर पे भी करिएगा, ठीक है। तो पहले ये एप्लीकेशन लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम आपको बताते हैं। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया ना? ओके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में अब दे देते हैं, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे उसका आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आप लोग खुद नोट करते रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे आपको वो समझना हुआ, क्योंकि जो आपका अपना नोट होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। किसी और के नोट से उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है जितना आप खुद का नोट बनाओगे उससे होती है। हम लोग पढ़ते हैं टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जब हम क्या कहते हैं आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी जब हमने आपको पढ़ाई थे तो हमने आपको बताया था कि अगर एक यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। इफ़ वी कन्वर्ट अ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम देन इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। हमने बताया था यूनिट जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के। जो यूनिट होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमने आपको बताया था एक सिंपल सा रिलेशन जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है ये बताया था आपको। देखिए क्या बोला हमने, N1 U1 इक्वल्स टू N1 N2 U2, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। हमने ये बताया था आपको कि इसमें अगर जैसे हम न्यूटन को लेते हैं तो एक न्यूटन लिया तो उसको डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी यूनिट छोटी होगी और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। जैसे ले लेते हैं N1 क्या है आपका, N1 है आपका 1 यूनिट ले लेते हैं kg। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में हम आपको पहला यूज़ बताने चल रहे हैं। पहला यूज़ कौन सा, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो हमने यहाँ आपको बता दिया क्या यूज़ करना आपको, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। कैसे यूज़ करते हैं हम आपको बता देते हैं, पहले इसको आप जरा से देख लीजिए। 1 kg इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। देखो जैसे ही आपने क्या किया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है, 1 है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ यूनिट बड़ी है, यहाँ यूनिट क्या है, छोटी है। कहने का मतलब अगर यूनिट बड़ी रहेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी रहेगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी रहेगी तो यूनिट छोटी रहेगी, ठीक है। इसका यूज़ करके कैसे हम क्या कहते हैं, अभी देखो कन्वर्ट करते हैं। मान लिया कि क्या कहते हैं, पहला यूज क्या है, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हमने कंसीडर कर लिया कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक कोई फिजिकल यूनिट है जो कि किस पर डिपेंड करता है। एक क्वांटिटी हमने मान लिया फिजिकल क्वांटिटी है, ये किस पर डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। और मास के पावर L की पावर B और T की पावर C पे डिपेंड करती है। समझ आई बात। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किन पर डिपेंड करती है, M पे डिपेंड करती है, L पे डिपेंड करती है और T पे डिपेंड करती है। ध्यान समझिएगा, ये पहले सिस्टम में है, इसको हम मान लेते हैं पहले सिस्टम, इसको M1 L1 T1 मान लेते हैं। समझ आई बात ना। एक सिस्टम हमने लिया, सपोज SI सिस्टम हमने ले लिया, SI सिस्टम में हमने M1 L1 T1 लिया, ये Q है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा आपका, दूसरे सिस्टम में हमने मान लिया सेकेंड सिस्टम, क्या मान लिया हमने, ये
m2 है, पावर तो यही रहेगी, कोई सिस्टम चेंज होने से उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती है। एसआई से हम सीएस में जाएंगे तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होने वाली है, तो जो पावर रहेगी वो सेम रहेगी। ये चेंज हो जाएगा m2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गई आपकी दूसरे सिस्टम में डायमेंशन हो गया, समझ आई बात। अब हमने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, आई बात समझ में, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब क्या करते हैं, U1 आपका ये है, लिखते हैं हम N1 U1 की वैल्यू लिखते हैं क्या, M1 की पावर L1 की पावर B, T1 की पावर C, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा आपका M2 की पावर A, यहाँ पे N2 हमें लिखना है, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में आपको। अब देखो हमें एक दिया रहेगा और जो दिया रहेगा उसको नॉर्मली हम क्या मान लेंगे, N1 मान लेंगे। जो वैल्यू हमें दी रहेगी, जिस सिस्टम में दी रहेगी उसको हम क्या मान लेंगे, N1 मान लेंगे, और जो निकालना रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, N2। तो आपको यहाँ से N2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, N2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका N1 M1 अपान में M2, M1 अपान में M2 की पावर कितना हो गया है आपका A, दूसरा L1 अपान में L2 की पावर क्या हो गया आपका B, तीसरा T1 अपान में T2 की पावर C, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा, इससे आपकी N2 की वैल्यू निकल जाएगी। यही फार्मूला आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा, आपको जो भी यूनिट कन्वर्ट करनी रहेगी वो यूनिट आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी। हमने मान लिया एक फिजिकल क्वांटिटी Q थी हमारे पास, वो M, L और T की पावर A, B, C पे डिपेंड करता था, तो दूसरे सिस्टम में उसकी यूनिट क्या हो गई, ये हो गई, समझ आई बात ना। अब आपको हमने बताया N1 U1 इक्वल टू N2 U2, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है। अब फिर U1 की वैल्यू इतनी है, U2 वैल्यू इतनी हमने ला के रख दिया यहाँ पे। अब N1 की वैल्यू आपको पता है, N2 की वैल्यू आपको निकालना है, इन सारे को हम क्या कर दिए, यहाँ इधर ला के रख दिए। M1 अपान में M2 की पावर A, L1 अपान में L2 की पावर B, T1 अपान में T2 की पावर C, ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट करने का तरीका होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, एक आध क्वेश्चन करते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नोट करिए जल्दी से इसको, आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम एक यूनिट कन्वर्ट करके दिखाते हैं। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, 9th में पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और सीजेस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। तो आपको न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या एक न्यूटन में कितना डाइन आएगा, हम इसको डायमेंशनल फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। एक हम कन्वर्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, या आपसे पूछ रहा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम देखिए, सबसे पहला सिस्टम, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, डायमेंशन फोर्स की क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन कल हम बताए थे क्या होती है, MLT - 1, MLT - 2, MLT - 2, ये किसकी डायमेंशन होती है, ये आपकी फोर्स की डायमेंशन होती है। इज इट क्लियर, फोर्स की डायमेंशन हो गई आपकी MLT - 2। अब ये तो MLT - 2 ये दोनों सिस्टम में होगी, चाहे SI हो चाहे CS हो, डायमेंशन तो चेंज नहीं होने वाली है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ध्यान से इसको देखिएगा, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसको, N1 हमारे पास कितना है, 1 न्यूटन है। अब देखो M1 की पावर 1 है, L1 की पावर हमारे पास कितना है, 1 है, T1 की पावर कितना हमारे पास है, -2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डायमेंशंस में पावर दी गई है वही पावर हमने लिखा है, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। आई बात समझ में। अब दूसरी तरफ भी हम देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका,
N2 आपको निकालना है, ये कितना होगा आपका M2 की पावर A, L2 की पावर B, फिर T2 की पावर C, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M1 की पावर 1, L1 की पावर 1, T1 की पावर -2, N2, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए अब आपको निकालना N2 है, निकालना आपको N2 है, तो सारे को हम इधर भेज देते हैं, क्या मिलेगा, ABC क्यों लिख रहे हैं हम, यहाँ इसकी पावर 1 है, -2 है, भेज देते हैं इसको इधर हम। N2 कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, N2 हो जाएगा 1 M1 अपान में M2 की पावर 1, L1 अपान में L2 की पावर 1, फिर ये T1 अपान में T2 की पावर -2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से ये। अब इसको इसके आगे क्या करते हैं, देखो पहला हमारे पास कौन सा सिस्टम था, पहला SI सिस्टम था। SI सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, SI सिस्टम में मास की यूनिट होती है kg, CJ सिस्टम में होती है ग्राम। SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर, CJ में सेंटीमीटर, और फिर इसकी दोनों सिस्टम में यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो ये तो कट जाएगा, क्या कहते हैं, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है आपको, पावर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर अंदर में आंसर 1 आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस ये अपना पूरा कट गया। 1 की पावर 1 की पावर जो भी रहेगी आंसर 1 ही आएगा। अब इसको हम चेंज करते हैं, देखिए ये 1 है। अब देखो किलोग्राम, आपको किलोग्राम चेंज करना है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम है, आपको जिसमें चेंज करना वही लिखना है। जैसे आपको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड को नहीं चेंज करना, चेंज किसको करना है, किलोग्राम मीटर और सेकंड को। कैसे, क्योंकि दे रखा है वो SI में, किलोग्राम इसमें तो दे ही रखा है, आपको चेंज करना CGS में है, तो यहाँ किलोग्राम की जगह ग्राम रखेंगे। तो 1 किलोग्राम कितना ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। दूसरा 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, और ये सेकंड कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 1 की पावर -2। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इतना अच्छे समझ में आया, तो इसको पहले इसको नोट करिए, फिर हम ऊपर लिख देते हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर ऊपर लिख के हम बता देते कैसे सॉल्व होगा ये आगे। जल्दी से नोट करिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं ना, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं हम। देखिए अब देखो N2 = 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो गया, 1000 इंटू कितना हो गया आपका 1000 हो गया, ये आपका 100 है, ठीक है, 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, ये देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 9। अगर आपको याद हो तो हम लोग जब निकाले थे तो क्या आता था आपका, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन ही आता था, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन आता था। आई बात समझ में, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड और कर लेते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को और कन्वर्ट कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना, समझ में आ गया अच्छे से ना, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको, ओके। चलिए अब आप नोट करना है, आपको दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, आपको उसको चेंज करना है। 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। वैसे तो आप लोग नॉर्मली जानते हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूले से कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको एक बार हम लोग देखते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे आप, देखिए आपको किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आपको पता चल गया कि जो आपका डायमेंशनल फार्मूला आने वाला क्या है आपका
क्या एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। समझ आ गई बात। किलोमीटर पर आर दिया गया है, ऊपर क्या है डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, क्या होगा डिस्टेंस टाइम एल टी माइनस वन। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा डायमेंशन क्या लगेगा। फिर आपको पता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब इधर दे रखा है N1, क्या लिखोगे L1 की पावर 1 T1 की पावर -2, -2 नहीं -1 है, इक्वल्स टू N2 L1 की पावर L2 की पावर 1 T2 की पावर -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये कितना हो जाएगा आपका, बात समझ में आ रही है आपको। N1 आपको दे रखा कितना 72, ठीक है, L1 1 T1 -1 N2 L2 1 T2 -1। आपको N2 निकालना है। N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा आपका L1 अपॉन में L2 की पावर 1। दूसरा क्या हो जाएगा आपका L1 अपॉन में L2 की पावर 1, और ये T1 अपॉन में T2 की पावर -2। इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, N2 इक्वल्स टू यहाँ पे 72 भी है, ठीक है, N2 इक्वल्स टू 72। अब देखो L1 आपका किस में दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है, तो ऊपर क्या लिखते हैं हम किलोमीटर, जिसमें दिया गया है उसको ऊपर, जिसमें निकालना है उसको नीचे, पावर 1, जिसमें दिया गया है उसको ऊपर, ऊपर क्या दिया गया है आपका आर दिया गया है, नीचे सेकंड रखना है, ऊपर आर है, नीचे क्या रखना है आपको सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर -1 है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और भी नीचे भी दिख रहा होगा आपको। ये है आपका N2 इक्वल्स टू 72 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर अपॉन में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में आपके होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इट मीन्स 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड। ये कितना हो गया आपका 3600 सेकंड अपॉन में सेकंड। पावर कितना है आपका -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको अच्छे से, यहाँ तक नोट हो गया ना। चलिए आगे हम ऊपर लिख देते हैं। आई बात समझ में, ये देखो क्या कहते हैं N2 इक्वल्स टू 72 इंटू 1000। अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे पावर -1 है, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा इंटू 1 अपॉन में 3600। इसको ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पे पावर -1 था, पावर -1 था, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल क्या आ गया आपका 1 अपॉन में 3600 आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 1000 अपॉन में 3600। कितना हो जाएगा आपका ये 18 2 जा 36, 18 4 जा 72। ये क्या हो गया 4 5 जा कितना हो गया 2 10 जा 20। यह आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो देखो क्या कहते हैं, अगर आपके पास जो स्पीड दी गई हो किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया, ये आपका कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब आपने जो पहले सीखा था तरीका, उससे भी करके देख लेते हैं। आपने सीखा था 72 को क्या कर दिया 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो अब कह दीजिए सर क्या कहते हैं
इतनी आसानी से यहाँ निकल जा रहा है तो इतना सारा वो करने की क्या ज़रूरत है। अभी जब वैल्यूज बड़ी आ जाएंगी या क्या कहते हैं, मान लो कुछ और कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या कोई और ऐसी यूनिट है जो कि नॉर्मली ऐसे नहीं निकल सकती, ये तो इस तरीके से निकल सकता है यहाँ पे, तो ये आसान है। लेकिन और भी बहुत सारी वैल्यूज ऐसी आएंगी जो कि इससे निकालना क्या होगा, क्रिटिकल होगा, तो हम लोग नॉर्मली डायमेंशंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन से कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट की जाती है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। तो 2 का हमने कन्वर्ट करके आपको बता दिया। आपको आज कन्वर्ट किसका करना है, कन्वर्ट करके कमेंट क्या करना है आपको, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। पहले तो क्या कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, उसको आप लोग कन्वर्ट करके ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका हो जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हमने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया, तो और 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाया। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम आपको लिख दे रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला है आपका 1 जूल में कन्वर्ट 1 जूल, 1 जूल में कितना अर्ग होता है इसको आपको कन्वर्ट करना है, और 1 डाइन टू न्यूटन। ठीक है, 1 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है आपको। 36 चलिए लिख देते 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है। ये सारी चीज़ें आपको किससे करनी है, डायमेंशनल फार्मूले से करनी है। ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूले से कैसे इसको कन्वर्ट करके आप लोग फाइंड करोगे वैल्यू, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशंस का दूसरा यूज़ पढ़ेंगे। कौन सा यूज़ है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। प्रयास करेंगे कि आपकी अगली क्लास में दोनों जो यूज़ है दोनों यूज़ बता दें। ठीक है, अगर हो सकेगा तो। बस एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं कि जिससे आप लोग आसानी से देख लो। ठीक है, चलिए इसको करिएगा, बाकी अगली क्लास में बताते हैं। ओके।